नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। इंडिया का चुनावी अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बताएंगे आखिर रमन सिंह ने 2 बार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पैर क्यों छुए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कविता सिंह। चुनावी अड्डा में दिखाएंगे कि कैसे बीजेपी तैयारी कर रही है कि जादूगर आएगा, खेल दिखाएगा और मामा यानी शिवराज सिंह चौहान जीत जाएंगे। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन। आपको राजस्थान भी लेकर चलेंगे आज, जहां पर चुनाव से ठीक पहले बीजेपी और कांग्रेस एक नई परेशानी से जूझ रही है। दोनों दल पार्टी के नेता रिश्तेदारों के लिए अब टिकट मांग रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ की वो तस्वीर जिसमें रमन सिंह ने सीएम योगी के पैर छुए। लेकिन सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की, जहां पर कांग्रेस के बड़े नेता जीतू पटवारी के बयान पर बीजेपी को तंज कसने का मौका मिल गया है। जी हां, विधानसभा चुनाव के सियासी रण में सत्ता वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही कांग्रेस के इरादों को उसके अपने ही नेता ऐसा लग रहा है जैसे कमजोर करने पर आमादा है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी का एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है। इंदौर की राव सीट से कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान अपने क्षेत्र के लोगों से मुलाकात कर उनसे वोट देने की अपील कर रहे थे और इसी दौरान वो कहे गए जिस पर पार्टी को भी कुछ कहते नहीं बन रहा है। अब आपको मेरी पार्टी गई तेल आपको मेरी पार्टी गई तेल। आज जीतू पटवारी कह रहे हैं कि कांग्रेस गई तेल लेने के लिए। यही मूड देश में है कि कांग्रेस पार्टी 19 के चुनाव में और 18 के 5 राज्यों के चुनाव में कहीं भी एग्जिस्टेंट नहीं है, कहीं भी रेस में नहीं है। तो कांग्रेस जाए तेल लेने, और यही समस्या है कांग्रेस की कविता की आखिरकार कांग्रेस को क्यों चुनावी मैदान में जूझना पड़ रहा है। ऐसे ऐसे भस्मासुर है पार्टी के जी। छत्तीसगढ़ में आज सीएम रमन सिंह ने नामांकन दाखिल कर दिया। रमन सिंह के नामांकन दाखिल करने के वक्त सीएम योगी वहां पर मौजूद थे। रमन सिंह ने सीएम योगी का पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। विकास की इबारत को सफलता का पैमाना मानने वाले 2 मुख्यमंत्री जब मिले तो तस्वीरें कुछ ऐसी सामने आई। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ की हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री रमन सिंह को चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करना था। इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे। एक संत मुख्यमंत्री का स्वागत रमन सिंह ने पूरे परिवार संत की तरह ही किया। पहले मंत्रोच्चार हुआ। रमन सिंह ने योगी आदित्यनाथ को माला पहनाकर उनका स्वागत किया और उसके बाद पैर छूकर देश के सबसे बड़े सियासी सूबे के मुख्यमंत्री से आशीर्वाद भी लिया। रमन सिंह की बेटी ने सीएम योगी की आरती उतारी। रमन सिंह की पत्नी ने सीएम योगी के चरणों में नारियल भेंट किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 18 सीटों के नामांकन के लिए आज आखिरी दिन था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित राजनांदगांव जिले के सभी बीजेपी उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले दोनों मुख्यमंत्रियों ने शीतला मंदिर में पूजा भी की। इसके बाद नामांकन दाखिल करने चले। नामांकन दाखिल करने से पहले एक तस्वीर और सामने आई। पहले आप जरा तस्वीर देखिए। शायद इन तस्वीरों के जरिए ही आप सियासत की इस तासीर को समझ भी पाए। एक नहीं 2 बार रमन सिंह ने योगी आदित्यनाथ के पैर छुए। रमन सिंह ने नामांकन दाखिल करने से ठीक पहले एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के पैर छुए और सीधा नामांकन दाखिल करने आगे बढ़ गए। योगी ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल के मैदान में रैली को संबोधित करते हुए चुनावी रण का आगाज कर दिया है। छत्तीसगढ़ की जनता ने निर्णायक फैसला लिया और डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त किया और उसके परिणाम आज आप सबके सामने हैं। योगी ने आगाज कर दिया, आशीर्वाद भी दे दिया। सीएम योगी बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक है। पीएम नरेंद्र मोदी के बाद चुनावी रैलियों में योगी की तूती बोलती है और छत्तीसगढ़ में योगी की इस छवि का फायदा बीजेपी जरूर उठाना चाहेगी। संजय शेखर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
आगे बढ़ते हैं इन तस्वीरों से। मध्य प्रदेश की सियासत में सत्ता पाने का ख्वाब सजाई बैठी बीजेपी तमाम तरह की तरकीबें आजमाती नजर आ रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, पार्टियों की ओर से चुनावों में खुद को मजबूत करने के लिए अलग अलग के पैतरे चले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में चौथी बार सत्ता पाने के लिए बीजेपी अब जादू पर भरोसा करती नजर आ रही है। तो मध्य प्रदेश में अब जादूगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार का प्रचार करेंगे। इसके जरिए मध्य प्रदेश में जगह जगह पर मैजिक शो का बाकायदा आयोजन किया जाएगा, नुक्कड़ नाटक दिखाए जाएंगे और कठपुतली के दूसरे कार्यक्रम भी दिखाए जाएंगे। मैजिक शो में न सिर्फ बीजेपी सरकार में किए गए कामों का बखान किया जाएगा, उनके बारे में बताया जाएगा, बल्कि 10 साल में कांग्रेस की सरकार के वक्त मध्य प्रदेश में क्या हालत थी ये भी बताया जाएगा। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, पार्टियां अपनी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए चुनाव प्रचार के नए नए तरीके ईजाद कर रही है। बीजेपी ने भी जादूगरों के सहारे जनता तक पहुंचने का मास्टर प्लान तैयार किया, लेकिन कांग्रेस इस प्लान को फेल करने के लिए लगातार जुबानी हमले भी कर रही है। मध्य प्रदेश में एक ही जादू चलता है, वो शिवराज सिंह जी का जादू है, वो विकास का जादू है। अपने आप को जादूगर कह चुके हैं। वो विकास का जादू चलता है क्योंकि उन्होंने जो मन से काम किया, जनता की सेवा करी है, योजनाएं बनाकर जो इम्प्लीमेंट करा है, धरातल पर योजना को उतारा है, वो एक जादू जिसके इसके आगे सारे जादू फेल हैं। जादूगरी दिखाते हुए असलियत से दूर 15 साल इस प्रदेश की जनता रही, पर अब इनका मायाजाल जो इन्होंने जनता पे बुना था वो उखड़ चुका है। अब जनता देख रही है जमीन पे कि किस तरह से नवयुवक बेरोजगार है, महिलाएं असुरक्षित है, किसान आत्महत्या कर रहा है, छोटे काम धंधे चौपट है। तो बंदोबस्त पूरा है। शिरीन कविता, देखा आपने, चुनाव का चुनाव, एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट। बहरहाल भोपाल से हमारे साथ एडिटर न्यूज दीप्ति चौरसिया जुड़ी हैं। दीप्ति, बीजेपी चुनावों के प्रचार में जादूगरों की मदद लेने की तरकीब अपना रही है। बीजेपी की इस चाल की काट निकालने के लिए विपक्ष यानी कांग्रेस क्या तरकीब अपना रही है? अब देखिए, ये बहुत सीधे तौर पे बात है कि वक्त का तकाजा कहिए या समय की जरूरत कहिए कि बीजेपी ने सारे तरकीब अपना ली प्रचार की। पिछले बार के चुनाव में उसने सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करा। उससे पहले नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो तो लगातार चल ही रहे थे, लेकिन अब बीजेपी जो है जादूगरों का भी सहारा लेगी। नुक्कड़ नाटकों के साथ साथ जो है जादूगर भी अपना शो बताएंगे और उन शो में ये बताया जाएगा कि आखिर कांग्रेस के 10 साल कितने बुरे हाल थे मध्य प्रदेश में, और जब कमल खिला उसके बाद क्या जादूगरी हुई, कितना अंतर आया। तो कुल मिला के लोगों को मनोरंजन के जरिए भी अपनी तरफ अपने पाले में लेने की कोशिश है। वोटरों को कहीं ये जताने की कोशिश है कि आखिर बीजेपी ने कितना किया। अब आप एक नए अंदाज में प्रेजेंटेशन करने की बात होगी कुल मिला के। और रही विपक्षी दलों की बात, तो विपक्षी दल का तो पहले ही कहना बनता है, शोभा ओझा ने, कांग्रेस मीडिया प्रभारी शोभा ओझा का कहना बनता है कि बीजेपी तो वैसे ही जादूगरी करती है। शिवराज को तो वो पहले ही जादूगर, आंकड़ों की जादूगरी बताते रहे हैं। तो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का शुरू से ये रहा है, कभी आंकड़ों की जादूगरी करते हैं, कभी जादूगरी का शो करते हैं और इसी तरह वोटरों को लुभाने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये तो कांग्रेस कह रहा है, लेकिन आजकल सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसकी नौबत ही क्यों आई, क्योंकि इससे पहले जन आशीर्वाद यात्रा में शिरीन हमने जिस तरीके से देखा था, जबरदस्त लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा है मामा जी को। जाहिर तौर पर आने वाली राह आसान नहीं लग रही है और इसीलिए बड़े जादू की उम्मीद हो रही है कि जादू की झप्पी कहीं से ये काम कितना करेगा ये चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। बहरहाल चलिए, मध्य प्रदेश की तो बात हो गई, राजस्थान की भी बात कर लेते हैं। चुनाव में नई खेप आने की तैयारी पर है यहां, और यहां जो तैयारियां हैं वो कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने स्तर पर रणनीतियां बनानी भी अब शुरू कर दी गई हैं। अब बीजेपी के दिग्गज नेता अपने बेटे और बेटियों के लिए विधानसभा की टिकट पक्की करने की तैयारियों में जुटे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि कौन कौन अपनी राजनीतिक पार्टियां और गोटियां फिट करने में इस वक्त लगा हुआ है। दांतारामगढ़ से अगर बात करें तो वहां से विधायक और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह इस सीट से अपने बेटे वीरेंद्र सिंह को टिकट के लिए मांग उनके लिए कर रहे हैं। श्री माधोपुर सीट से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत और उनके बेटे बालेंद्र सिंह शेखावत की दावेदारी है। धोद सीट से परसराम मोरदिया के बेटे राकेश मोरदिया उम्मीदें लगाए बैठे हैं। वहीं बूंदी से ममता शर्मा के बेटे समृद्ध शर्मा भी टिकट लेना चाहते हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत टोंक से सीट चाहते हैं। हाजी मकबूल चुरू से अपने बेटे रफीक के लिए आस लगाए बैठे हैं। मास्टर भंवर लाल मेघवाल भी अपनी बेटी बनारसी मेघवाल को टिकट दिलाना चाहती हैं। कांग्रेस नेता सज्जन कटारा भी बेटे विवेक कटारा के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। तो उधर प्रद्युमन सिंह अपने बेटे रोहित बोहरा को राजा खेड़ा से और धौलपुर से बनवारी लाल अपने बेटे अशोक शर्मा के लिए टिकट
मांग कर रहे हैं कि पार्टी में इसकी पैरवी भी कर रही है। वंशवाद को पालने में सत्ताधारी पार्टी भी पीछे नहीं है। बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री रामप्रताप हनुमानगढ़ से बेटे अमित को टिकट देने की सिफारिश कर रहे हैं। बीजेपी नेता जसवंत यादव बहरोड से बेटे मोहित यादव के लिए टिकट देने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं नंदलाल मीणा अपने बेटे हेमंत मीणा के लिए टिकट पक्की करना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के बेटे रविशेखर भी टिकट की मांग कर रहे हैं। यानी नेता चाहते हैं कि सत्ता घर में ही रहे, बुजुर्ग नेता खुद चुनाव न भी लड़े तो चलेगा, लेकिन कम से कम वो अपनी अगली पीढ़ी का राजनीतिक भविष्य तो सुनिश्चित करना ही चाहते हैं। और राजस्थान से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनु हमारे साथ जुड़ गया है। मनु, राजस्थान में बड़े नेता अपने अपने बेटों या रिश्तेदारों को टिकट देने की जुगत में है। बीजेपी और कांग्रेस इस रिश्तेदारी की प्रेशर पॉलिटिक्स से अब कैसे निपटेगी? जी हाँ, ये समस्या दोनों ही पार्टियों के सामने आ रही है। नेताओं के जो बड़े बेटे और बेटियां हैं, उनके परिवार से जो है उन लोगों को आगे किया गया है। उनके नाम जो है रायशुमारी के अंदर भी रखे गए हैं, जो जिलों से नाम आ रहे हैं उनके अंदर भी नाम भिजवाए गए हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो सीधे तौर पर जो अशोक गहलोत है, उनके बेटे हैं वैभव गहलोत, उनका भी टॉक्स फॉर माधोपुर से नाम चलाया गया है। इसी तरीके से जो मास्टर भंवरलाल मेघवाल है, उनकी जो बेटी है बनारसी मेघवाल, उनका नाम आगे गया। तो बड़े जो नेता हैं वो अपने बेटे बेटियों को किसी न किसी रूप में स्थापित करने के लिए इस तरह के नाम दे रहे हैं। कांग्रेस में जो है इस बात की पहले से ये ऐलान किया जा चुका है कि कहीं न कहीं अगर जो नेताओं के बेटे बेटियों का नाम आता है तो केवल जिताऊ जो होगा उसको टिकट दिया जाएगा। इस बात के ऊपर पार्टी पहले से फैसला कर चुकी है। बार बार सचिन पायलट, तमाम जो बड़े नेता हैं, कुमारी शैलजा, इन्होंने साफ कर दिया कि जिताऊ को टिकट दिया जाएगा। बेटे बेटी परिवारवाद इसके अंदर अब की बार नहीं देखा जाएगा, ये साफ तौर पर कहा गया है। खुद राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं अगर जो प्रेशर आएगा उससे निपटने के लिए कांग्रेस ने बड़े नेताओं के माध्यम से उनको ब्रेक पर जाने से पहले चुनावी अड्डा में आपने विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरें देखी। अब आपको 2019 के चुनाव से जुड़ी एक अहम और बड़ी खबर बताते हैं। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच बड़ा भाई कौन है, इसका झगड़ा सुलझ गया है। जी हाँ, बड़ी खबर यही है। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। जो पेच महीनों से फंसा हुआ था वो अब सुलझ गया है। इंडिया न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। बीजेपी और जेडीयू 16-16 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी को 2 सीटें दी गई हैं, जबकि रामविलास पासवान को 6 सीटें दी जाएंगी। तो 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 31 सीटें जीती थी। अकेले बीजेपी की बात करें तो 22 सीटों पर कब्जा किया था बीजेपी ने। एलजेपी के खाते में 6 सीटें आई थी, जबकि आरएलएसपी ने 3 सीटें जीती थी। महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी 4, कांग्रेस 2 और एनसीपी ने 1 सीट हासिल की थी। जेडीयू को 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिव पूजन इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शिव पूजन, कुल मिला के बीजेपी और साथ ही साथ नीतीश कुमार तो बहुत खुश होंगे, लेकिन आरएलएसपी का पेच अभी भी फंसा हुआ है। क्या खीर मानी जाए बिहार में बन जाएगी फिर? ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि कोई भी टिप्पणी आरएलएसपी की तरफ से भी फिलहाल नहीं आई है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जब औपचारिक घोषणा होगी सीट बंटवारे की, उसके बाद शायद कोई रुख अपना सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन बयानबाजी लोजपा के खेमे से शुरू हो गई है। लोजपा का कहना है कि पिछली बार 7 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरी थी लोजपा, और इस बार 7 सीटों से कम के नहीं लड़ेगी चुनाव। यानी कि पोस्चरिंग जो कहते हैं, पॉलिटिकल पोस्चरिंग, वो शुरू हो गया है लोजपा की तरफ से। साथ ही उन्होंने ये भी मांग की है कि उन्हें झारखंड में भी सीटें चाहिए, उत्तर प्रदेश में भी सीटें चाहिए। कुल मिलाकर के आने वाले दिनों में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा के लिए इन 2 घटक दलों को मना पाना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा, और किसी एक के भी खिसक जाने से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है भाजपा। लेकिन कमोबेश जैसे लगातार पोस्टरिंग हो रही थी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तरफ से कि बड़े भाई की भूमिका में थे, हैं और रहेंगे, ऐसा प्रतीत होता है कि कम से कम उस चर्चा पर विराम लग गया है। बिल्कुल। और शिव, जिस तरीके से देखा गया था, पटन देवी मंदिर में भी जाकर मत्था टेकते नजर आए थे नंदकिशोर यादव, उनके साथ मौजूद थे, तब यही लग रहा था कि सबसे बड़ा सरदर्द तो नीतीश के लिए सीट शेयरिंग का है। कम से कम वो सरदर्द तो सुलझता नजर आ रहा है। और जिस तरीके से वो ये चाह रहे थे कि बड़ा भाई छोटा भाई नहीं, कंधे से कंधा मिलाकर इस बार चुनावी समर में उतरा जाए, कम से कम वो पेच तो सुलझ ही गया। जाहिर तौर पर वो पेच सुलझा हुआ नजर आ रहा है। बार बार जेडीयू पोस्टरिंग कर रही थी, वो बड़े भाई की भूमिका में
रहना चाह रही थी चुनाव में। उनका यही कहना था कि केंद्र में नरेंद्र मोदी तो बिहार में नीतीश कुमार, और इसी चेहरे पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। कई तरह की पोस्टरिंग हाल के दिनों में हुई थी और उस पोस्टरिंग के साथ यही प्रतीत हो रहा था कि जदयू किसी भी तरीके से कम सीटों पर लड़ने के लिए राजी नहीं है। बिल्कुल, सीट शेयरिंग को साथ का सवाल बना लिया था नीतीश कुमार ने। बहुत बहुत शुक्रिया शिव इस तमाम जानकारी के लिए। आपका नजर बनाए रखे, फिर लौटेंगे आपके पास अपडेट्स के लिए। और फिलहाल इंडिया का चुनावी अड्डा में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।